घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। घोषणा पत्र में आज एक बेहद खास मेहमान केंद्र में मंत्री हैं, बेहतरीन वक्ता हैं, बेहतरीन वकील हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में इनकी भूमिका को कौन भूल सकता है। और संभवतः बिहार के चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। अब मैं को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि इस सवाल को लेकर बीजेपी के अंदर जो दुविधा है वो कितनी गहरी है। क्योंकि मुकाबला है नीतीश कुमार से, जहां महागठबंधन का चेहरा स्पष्ट है, बीजेपी में असमंजस बना हुआ है। आज मेरे खास मेहमान बीजेपी से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देंगे। और बड़ी बात यह कि अगर बीजेपी ये चुनाव जीत जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो फिर राष्ट्रीय सियासत पर मानो विपक्ष में एक किस्म का शून्य पैदा होगा। और अगर हार जाती है तो बड़ा प्रश्न ये कि क्या 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने वाला एक चेहरा सामने उभर कर आएगा। रविशंकर प्रसाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें मंच पर बस थोड़ी देर में आमंत्रित करूंगा, मगर उससे पहले आइए देखते हैं उनके सियासी जीवन पर यह रिपोर्ट। बिहार के भाइयों और बहनों, न कांग्रेस का हाथ न राजद की लालटेन, अब तो बस जनता कमल के साथ है, भाजपा के साथ है। देश के बड़े वकील, बीजेपी का बड़ा चेहरा और देश के टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद। 61 साल के रविशंकर प्रसाद का जन्म पटना में हुआ। पिता स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद बिहार के बड़े वकील थे और जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। रविशंकर प्रसाद ने राजनीति विज्ञान और कानून की पढ़ाई की और वकालत के पेशे को अपनाया। छात्र जीवन में ही रविशंकर राजनीति में आ गए। 70 के दशक में रविशंकर प्रसाद ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इमरजेंसी के दौरान जेपी की अगुवाई में रविशंकर प्रसाद ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल भी गए। रविशंकर प्रसाद साल 2000 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वाजपेयी सरकार में रविशंकर कोयला खान, सूचना प्रसारण और कानून मंत्री रहे। मोदी कैबिनेट में रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम मंत्री हैं। वकील के तौर पर भी रविशंकर प्रसाद काफी मशहूर रहे। वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं और कई बड़े केस लड़ चुके हैं। रविशंकर प्रसाद देश के चर्चित अयोध्या केस में हिंदू संगठनों के वकील रहे। चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ जनहित याचिका पर बहस करने वाले प्रमुख वकीलों में रविशंकर प्रसाद भी थे। रविशंकर प्रसाद खेलों की दुनिया से भी जुड़े रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर टेबल टेनिस खेल चुके रविशंकर प्रसाद की गोल्फ में भी रुचि है। फिलहाल रविशंकर प्रसाद बिहार की बीजेपी को जिताने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। और मैं रविशंकर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। वो आएं और बिहार की जनता को बताएं कि आखिर जनता उन पर क्यों एतबार करे। रविशंकर जी, मैं आपको स्वागत करता हूं, कृपया मंच पर आएं और हमें बताएं कि आखिर एनडीए बिहार की जनता के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प क्यों है। रविशंकर जी। देखिए, इस चुनाव में दो मुद्दे। एक तरफ 1990 की भाषा बोली जा रही है, जाति की, जातिगत भेदभाव की, अगड़ों पिछड़ों की। दूसरी तरफ आशा, आकांक्षा, भविष्य के विकास की बात की जा रही है। ये मुद्दा मुख्य है इस चुनाव का। बिहार की जनता को फैसला करना है कि जात पात की लड़ाई बहुत चली, अगड़ों पिछड़ों की बहुत चली, क्या एक बार बिहार अपने भविष्य के लिए ईमानदारी से सामने खड़ा होना चाहिए कि नहीं। दूसरी बात, आजाद भारत में कांग्रेस को बिहार में 48 से 50 साल का वक्त मिला। लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी, उनकी पार्टी को 15 साल से अधिक का वक्त मिला। नीतीश जी, जदयू को 10 साल का वक्त मिला। हम बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं, एक बार बीजेपी को मौका दीजिए, केंद्र सरकार के साथ चलिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो लालू जी लड़ते थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो नीतीश जी लड़ते हैं। क्या भविष्य में केंद्र के साथ विकास के लिए चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए।
इस चुनाव में हम जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज पार्ट 1 में कल अरुण जेटली ने संकेत दिया था, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे लालू प्रसाद जी। जंगल राज पार्ट 2 में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं लालू प्रसाद जी, एक्टर बन गए नीतीश कुमार जी। आज नीतीश कुमार जी 18 साल हमारे साथ रहे, लालू जी के खिलाफ क्या क्या कहा। आज मात्र दोनों इसलिए एक साथ आए हैं कि 40 में बिहार की लोकसभा में दोनों अलग अलग चले थे नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। एक को मिली 2 सीट नीतीश जी, एक को मिली 4 सीट लालू जी। तो हारे हुए, थके हुए, हताश लोग साथ हो गए हैं। इसमें विकास नहीं है। हमने, नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जिसमें 93,000 करोड़ सिर्फ सड़क, बिजली और रेल के लिए। मैं देश का कम्युनिकेशन आईटी मंत्री हूं। 2,703 करोड़ रुपए पिछले 1 साल में बिहार में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी और पोस्टल विभाग में खर्चा किए, बाकी हो रहे हैं। अभिसार जी, मैं इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रमोट कर रहा हूं। जब मैं मंत्री बना था तो देश में सिर्फ 11,000 करोड़ पूंजी निवेश हुआ था। मेरे मंत्री बनने के बाद 1,07,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं। 20 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर शुरू हो गए हैं बाकी प्रदेश में। मेरी इच्छा थी बिहार में शुरू हो। मैंने पत्र लिखा नीतीश जी को, 2 बार व्यक्तिगत आग्रह किया, प्रोटोकॉल तोड़ के उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की, जमीन दीजिए, हम चाहते हैं यहां पूंजी निवेश हो, बच्चों के लिए इंडस्ट्री आए। कुछ नहीं मिला। भागलपुर में, दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए मैंने जमीन मांगी। उस समय थे मांझी जी, उन्होंने कहा दे दिया दोनों के इंजीनियरिंग कॉलेज में। वो गए, नीतीश जी आए, आज तक जमीन नहीं मिली। 20 करोड़ रुपए तैयार हैं कि इन दोनों जगह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होना चाहिए। हमें पीड़ा इस बात की है कि हमें वामपंथी सरकार भी आग्रह करती है त्रिपुरा में, दक्षिण भारत में कांग्रेस की सरकार आग्रह करती है हमारे यहां इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और हम साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन मुझे पीड़ा अपनी इस बात की है कि मेरे अपने प्रदेश में राजनीति की दीवार खड़ी हो जाती है। इसलिए आज हम आग्रह कर रहे हैं इस चुनाव में कि इस बार बिहार के विकास के लिए प्रामाणिकता से आगे पहल होनी चाहिए। मेरे बहुत से नौजवान यहां खड़े हैं, बैठे हुए हैं। मैं गया था बेंगलोर मंत्री बनने के बाद, तो वहां बिहार के लड़के मिले, यूपी के मिले, कहे रविशंकर जी कुछ ऐसा करिए कि हम अपने तरफ लौट सकें। मैंने एक स्कीम शुरू की कि छोटे शहरों में बीपीओ कॉल सेंटर खुलना चाहिए। देश में 48,000 सीट्स आइडेंटिफाई किया, राज्यों में बांटा। बिहार में 44 कॉल सेंटर्स। हम हर सीट पर 1 लाख सब्सिडी देंगे। मेरी इच्छा है कि भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, उदयपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, औरंगाबाद, ऐसे स्थानों पर कॉल सेंटर खुलने चाहिए। अब बात कर रहा हूं, यहां भी कोई सफलता नहीं मिलती। तो विकास में राजनीति की दीवार क्यों खड़ी हो जाती है? कभी डीएनए का मुद्दा, कभी अगड़ों पिछड़ों का मुद्दा, कभी आरक्षण का मुद्दा। बार बार क्लैरिफाई कर दिया, कोई विषय नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बिहार के लोगों से हमारी अपील 3 है। पहली अपील कि आपने सबको वोट दिया, एक बार बिहार का शासन बीजेपी को दीजिए, एनडीए को दीजिए। हमें 5 साल काम करने का मौका दीजिए, हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पूर्वी भारत के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और पूर्वी भारत में अभिसार जी, बंगाल भी आता है जहां हमारी सरकार नहीं है, आसाम में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, झारखंड में अब आई है और शायद 1-1.5 महीने बाद बिहार में आएगी। लेकिन उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठकर पूर्वी भारत के विकास की बात की है। और आज उन्होंने क्या कहा, यह पैकेज हमारा आपका गिफ्ट नहीं है, यह पैकेज आपका अधिकार है। तो हमें इस बार लोगों से आग्रह करेंगे कि आपने पिछले 25, 30, 40 वर्षों में केंद्र के साथ लड़ने वाली सरकार बहुत लाई, एक बार 5 साल के लिए ऐसी सरकार लाइए जो केंद्र के साथ चले। और तीसरा मेरा आग्रह है, जो मेरा अंतिम आग्रह है, आई विल टेक क्वेश्चंस देयर आफ्टर। नौजवानों, इस बार का चुनाव हम आपकी आकांक्षा, आपकी अपेक्षा,
और आपके भविष्य का चुनाव बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी रविशंकर जी। आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया स्थान ग्रहण करें और लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए उस माइक का इस्तेमाल करें जो आपके सामने है। तो आइए अब आगाज करते हैं हम घोषणा पत्र के पहले सवाल का, और ये रहा पहला सवाल। वोटरों को लालच देकर जीतेगी बीजेपी? ये बिहार ये टमटम वाला बिहार नहीं है। ये लालू यादव बिहार के लोगों को टमटम की सवारी कराना चाहते हैं। वो कहते हैं यादव का बेटा भैंस की पीठ पर चढ़ेगा। अब यादव का बेटा भैंस की पीठ पर नहीं, वो स्कूटर पर चढ़ना चाहता है, मोटरसाइकिल पर चढ़ना चाहता है। तो लैपटॉप ये कोई आज लग्जरी नहीं है, ये तो आधुनिक शिक्षा पद्धति का एक अंग है। और इसलिए अगर 50,000 लड़के लड़कियों को, अगर हमने कहा कि अच्छे अंक लाने वाले लड़कों के लड़कियों को हम लैपटॉप देंगे, ये कोई लुभावना नारा नहीं है। ये एक जो शिक्षित बिहार और जो आधुनिक बिहार है, उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, बाकी राज्यों में भी कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने ऐसे वायदे किए हैं और वो निभाए भी हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू फुलफिल दीज प्रॉमिसेस। रविशंकर जी, बड़ा प्रश्न ये कि लोक लुभावन सियासत का दामन थामने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और यह सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके जो विजन डॉक्यूमेंट का सबसे लोक लुभावन हिस्सा था, वो सुशील मोदी जी ने पहले ही रैली में अनाउंस कर दिया, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आयोग को उस पर आपत्ति है। तो क्या ये किस्म की डेस्परेशन है बीजेपी की लोक लुभावन सियासत का इस मौके पर दामन थामने के लिए? आपके सवाल का जवाब मैं एक प्रति प्रश्न से दूंगा। पटना शहर में जरा घूमिए, आपको नीतीश कुमार के बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई पड़ेंगे कि हम नौजवानों को 1000 रुपया देंगे। क्या है ये? देखिए, ये चुनाव आयोग का काम है। हम जब एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं या मैनिफेस्टो हो, ये हमारे भविष्य की योजना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर हम कहेंगे आने वाले 5 साल में हम हिंदुस्तान बिहार के हर गांव में 24/7 बिजली देंगे, तो क्या ये घूस है? अगर हम कहेंगे कि हम हर जगह सड़कें लाएंगे, अभी मैंने 44 रूरल कॉल सेंटर्स की बात की, बीपीओ की बात की, ये मेरा पहले से कार्यक्रम है, तो क्या ये घूस है? देखिए, हर पार्टी को चुनाव में भविष्य के लिए अपना विजन को देने का अधिकार है, और आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, उनकी समझदारी है किसमें वो विश्वास करते हैं उस विजन को जमीन पर लाने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं। और आपने एक बात कही कि सुशील मोदी के बारे में, सुशील मोदी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको इसकी जानकारी थी, उन्होंने चर्चा की। क्योंकि आपने चुनाव आयोग का जिक्र किया तो मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, एक ही बात कहूंगा, चुनाव आयोग अपने विजन को, अपने मैनिफेस्टो को रिलीज करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। आपको उसके लिए प्रायर परमिशन नहीं लेना है, आपको यही करना है, रिलीज करने के बाद आप बता दीजिए, जो हमने कर दिया है। आप अभी विकास की अवधारणा की बात कर रहे थे, और आपकी विकास की अवधारणा में बड़े बड़े हाईवे हैं, बिजली है, एफडीआई है, मेक इन इंडिया है, मेक इन बिहार है, लेकिन उसके साथ साथ फिर वही आप धोती, साड़ी, लैपटॉप, रंगीन टीवी, इसकी भी बात करने लगते हैं। तो आपको लगता है कि या तो आपको आपके विकास की अवधारणा पर पूरा यकीन नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं, जनता के बीच में कुछ पॉपुलर वादे भी करने चाहिए, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं, जैसा कि आप नीतीश का भी उदाहरण दे रहे हैं कि वो भी कर रहे हैं। देखिए, फिर थोड़ा बीजेपी को, विद्रोही जी, आपको समझने की जरूरत है। दीनदयाल उपाध्याय के समय से हमने अंत्योदय की बात की थी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, क्या कहा था उन्होंने लोकसभा के सेंट्रल हॉल में? हमारी सरकार गरीबों के लिए जिएगी। तो हम नौजवानों के लिए भी काम करते हैं, भविष्य के लिए भी काम करते हैं, आईटी की भी बात करते हैं, गरीबों की भी बात करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो तुम्हें एक जोड़ा धोती भी देगी, साड़ी भी देगी, और सस्ते जन पर अनाज भी देगी, जो छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। आज बिहार में कृषि का विकास बहुत कम हो गया है, 11.58% कम हो गया है। हमने कहा हम आएंगे तो किसानों के लिए ये काम करेंगे। तो हम इन दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं देखते। देखिए, एक हमारी और सोच है। आपने चूंकि एफडीआई की बात कर दी तो मैं देश देख रहा है, तो बीजेपी का विजन क्या है हम बताना चाहते हैं। विकास बिना सामाजिक न्याय के संभव है। ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इक्विटी। लेकिन बहुत अमीरों के लिए होगा, बाकी होगा, लेकिन प्रामाणिक समानता के लिए विकास बहुत जरूरी है। इस देश में रोटी बटे कैसे, इसकी सियासत बहुत हुई है,
लेकिन रोटी की संख्या कब बढ़े इसकी पॉलिटिक्स नहीं हुई है। बीजेपी चाहती है रोटी की संख्या अधिक होगी तो रोटी अधिक बटेगी। यार जो डेवलपमेंट का डिस्कोर्स था दी देन बीजेपी का और आप लोगों का, और क्या उससे अब कोई पैराडाइम शिफ्ट हुआ है डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में, या ये है कि डेवलपमेंट भी करते रहेंगे, थोड़ा बहुत लालच भी दिखा के काम चला लें? देखिए, मैं पहली बात एक्सप्लेन कर दूं, ये मेरा पूरा विजन डॉक्यूमेंट सामने में है। हमने क्या कहा है? दलित महादलित टोलों में रंगीन टीवी देंगे, हर को नहीं। हमने क्या कहा है? 5000 मेरी प्यारी बहनें जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छा करती हैं उनको स्कूटी देंगे। हमने क्या कहा है? 50,000 बच्चे जो मेरिट में आते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट में उनको हम देंगे लैपटॉप। तो ये मानक हमारे बहुत सामने है। हाँ, गरीबों के लिए क्या हमारी छत्तीसगढ़ में पीडीएस की योजना अच्छी नहीं है जो देश में चर्चा होती है? क्या शिवराज सिंह चौहान ने वहां के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मध्य प्रदेश में 19% नहीं किया है क्या? ये आपने देखा है? तो हम कोई अंतर विरोध नहीं देखते। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी टिप्पणी की ओर कह रहे हैं। ये तमिलनाडु में वहां की सरकार ने हर को कलर टीवी दिया था और केबल भी दिया था। क्या हुआ? लोगों ने कलर टीवी लिया। 2G घोटाले में क्या हुआ ये भी देखा, कोयला घोटाले में क्या हुआ ये भी देखा, और जिन्होंने कलर टीवी दिया उनको बाहर कर दिया। वहीं पर हम भी काम कर रहे हैं। मैं संचार मंत्री हूं, वही स्पेक्ट्रम का नीलामी हुई है, 1,10,000 करोड़ की बोली लगी है। मुझे इस बात का बहुत गौरव है शेष नारायण जी, कभी आप अपने से इंक्वायरी करा लीजिए, आपको संचार भवन में कोई बिचौलिया दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो काम होना है वो होगा, जो काम नहीं हो सकता वो नहीं होगा। ये हम काम कर रहे हैं। रविशंकर जी, हाँ रविशंकर जी, मैं आपका विजन डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था और एक पंक्ति पे जाकर मेरी नजर रुक गई जी। मैं उससे बार बार पढ़ता रहा और कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैंने अपने आसपास लोगों से पूछा भी कि ड्राइविंग लाइसेंस कब मिलता है। मैं बोला हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, तो मुझे पता चला 18 साल से पहले नहीं मिलता है। अब मैं आपकी विजन डॉक्यूमेंट से एक पंक्ति आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। प्रत्येक वर्ष मैट्रिक और इंटर पास करने वाली 5,000 बालिकाओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। मैट्रिक 15 साल ज्यादा से ज्यादा, 16 साल ज्यादा से ज्यादा, 17 साल ज्यादा से ज्यादा, इंटर ज्यादा से ज्यादा 17-18 साल। आपने क्या इसे दोबारा पढ़ा था या जल्दबाजी में आपने विजन डॉक्यूमेंट बना दिया रविशंकर? जवाब बहुत सिंपल है। जब हम कहते हैं मेरिट पर देंगे तो उसमें कानून की ड्राइविंग लाइसेंस की पाबंदी भी आती है। तो आपको इस पर क्यों परेशानी है? सर, क्योंकि जो मैट्रिक पास करते हैं उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 15, 16, 17 साल होगी। फिर मैं कहता हूं कि जो कानून की अपनी आवश्यकता है उसकी हम देखी कैसे करेंगे, वो तो अपनी जगह होगा ना। मगर रविशंकर जी, क्या ये नहीं जतलाता कि आपने जल्दबाजी में एक विजन डॉक्यूमेंट बना दिया, आपने इसकी बारीकियों पर गौर नहीं किया और ये चीज यहां से उद्धृत हो रहा है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, देखने के दो नजरिए होते हैं अभिसार बाबू। या तो आप दूरबीन माइक्रोस्कोप लगा के देखिए, इसमें ये छिद्रान्वेषण करो, इसको ये नोचो, इसको ये निकालो, या एक बड़े सपने का अट्टहास करिए। हम कभी गैर कानूनी काम करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो 5,000 बच्चियां हैं वो इंपावर्ड हों, और स्कूटी या लैपटॉप या आईटी प्रोडक्ट्स इंपावरमेंट के सिंबल्स हैं। आप उसको ऐसे क्यों नहीं देखते हैं? रविशंकर जी, आपने अभी कहा कि सॉफ्टवेयर पार्क बनाने की आपकी योजना है, और जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और आप आईटी मिनिस्टर हैं, यहाँ पर आपके बड़े प्लान हैं आने वाले दिनों में। पर मैं जब से पटना आई तो ना कॉल लग रहे हैं, कॉल ड्रॉपिंग की तो समस्या है ही है। आप बिहार को इतने ऊंचे स्तर पे आईटी के लेवल पे कैसे ले जाएंगे जब अभी हिंदुस्तान ही जूझ रहा है इस समस्या से? और दूसरी एक बात कि विकास का मुद्दा जो आपने अभी अपने बच्चियों की बात की, तो जो पिछड़े तबके हैं उनको लास्ट मिनट के लालच के लिए आपने ये जो लिस्ट अब बनाया है और जो जाहिर किया है, तो विकास का मुद्दा पहले से हावी क्यों नहीं रहा बीजेपी के प्रचार? देखिए, मैं दूसरी बात का छोटा जवाब दे दूं, पहले का विस्तार से दूंगा, क्योंकि ये सवाल कुछ और लोग पूछेंगे, इसलिए मुझे इसका जवाब देने दिया। अभिषार जी, एक मिनट। हम इसमें कोई अंतर विरोध नहीं देखते। हम दलितों के लिए भी काम करेंगे, महादलितों के लिए भी काम करेंगे, और मुझे मालूम है उसमें बहुत लोग प्रामाणिक हैं, दुनिया में काम कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखते। जो पहली बात है, थोड़ा इसका मैं इस विस्तार से जवाब दे देता हूं। जब मैं मंत्री बना
तो BSNL की मैंने परख करनी शुरू की। और शेष नारायण जी, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने मुझसे इस हल्का संकेत दिल्ली में भी किया था। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई तो उस समय BSNL 10,803 करोड़ के प्रॉफिट में था। जब 10 साल बाद हम दोबारा लौटे तो BSNL 8,000 करोड़ के घाटे में था। MTNL 900 करोड़ के प्रॉफिट में था जब 2004 में हम सत्ता से गए। 10 साल बाद लौटे तो MTNL 2,668 करोड़ के घाटे में था। तो इनको घाटे में किसने लाया, ये आप भी समझते हैं, ताकि प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ें। और नीतीश जी मुझसे सवाल करते हैं तो मेरी पीड़ा यह है, नीतीश जी आज उन्हीं के साथ खड़े हो गए हैं जिन्होंने इसको ये हाल किया। BSNL आज सुधर रहा है, यही BSNL फ्री रोमिंग दे रहा है, यही BSNL के लैंडलाइन से आप फोन करिए रात के 9 बजे सुबह 7 बजे तक हिंदुस्तान में कहीं बात करिए, ये आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो कॉल ड्रॉप की स्पेसिफिक समस्या आपने बताई, ये भी समस्या रही है। मैं उसको हर हफ्ते मॉनिटर करता हूं, मेरा विभाग। अप्रैल से हम कर रहे हैं। पूरी जांच के बाद सामने आया इस देश में प्राइवेट कंपनी के 18 लाख के लगभग टावर्स हैं, उसमें 35,000 डिफेक्टिव पाए गए। हमारा विभाग मॉनिटर करता है, 16,000 ठीक हो गए हैं, बाकी ठीक होने के रास्ते पर है। जहां तक बिहार का सवाल है, BSNL बिहार में लगभग 1100 टावर लगा रहा है 2G 3G के, जिसमें 620 लग चुके हैं, बाकी लगने के रास्ते पर है। पटना का सवाल है, यहां 190 टावर हैं, वो सबको कन्वर्ट किया जा रहा है न्यू टेक्नोलॉजी में, जिसमें लगभग 100 ठीक हो गए हैं, बाकी ठीक होने के रास्ते पर है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से हम सारे ग्राम पंचायत को जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कल पटना में सारी प्राइवेट कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हम 800 टावर लगा रहे हैं, बाकी ठीक करेंगे। ये मैंने कभी नहीं कहा कि समस्या ठीक हो गई है, ये समस्या सुधर रही है, सुधरने के रास्ते पर है। और क्या मेरी लीगेसी है, ये मैंने आपको बहुत विनम्रता से बता दिया। लेकिन मेरा एक संकल्प है, मैं BSNL को भी ठीक करूंगा, इसको भी ठीक करूंगा। आइए अब हम रुक करते हैं कार्यक्रम के अगले बड़े सवाल का। आपके अपने ही लंका ढहाने में लगे हैं कि आरक्षण को हमेशा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। लोग अपनी सुविधा के मुताबिक अपने समुदाय या वर्ग का ग्रुप बनाते हैं और आरक्षण की मांग करने लगते हैं। लोकतंत्र में कई नेता उनका समर्थन भी करते हैं। एक गैर राजनीतिक समिति का गठन होना चाहिए जो समीक्षा करे कि किसे आरक्षण की जरूरत है और कब तक। सरसंघ चालक महोदय ने एक बात कही है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, विचार करना चाहिए। मुझे ये मालूम नहीं कि क्यों इस पर जो है वो आपत्ति कोई कर रहा है। लेकिन अगर आप टिकट बांटने के समय आप क्रिमिनल्स को टिकट देते हैं तो आप अच्छी स्वच्छ प्रशासन आप कैसे देंगे? आपका हमारी शिकायत यह आपका आरोप यह भी है कि टिकट देने में लोगों ने पैसा लिया है, ये सुना है। एक दो मामले में हम अपने पार्टी के बारे में भी हमने सुना, एक दो मामले में कि हाँ पैसे का लेन देन। एक व्यक्ति तो जिसको टिकट मिला सुनते हैं कि वही कह रहा है कि हमने इतना पैसा लिया। लोजपा में तो खैर उसी पार्टी की बात है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हम BJP के बारे में हमने सुना है। रविशंकर जी, आप एक बेहतरीन वक्ता हैं, बेहतरीन वकील हैं, तर्कों के साथ बात पेश करते हैं और ये जग जाहिर बात है। बड़ा प्रश्न ये कि जैसे ही मोहन भागवत साहब की टिप्पणी आती है, तमाम बीजेपी नेता जो हैं तर्कों से भागने लगते हैं, उस बयान के मेरिट से भागने लगते हैं जो कि रिजर्वेशन की वस्तुस्थिति को चुनौती दे रहा था। और आप सहारा क्या लेते हैं कि आरएसएस का स्पष्टीकरण, जो खुद गलत बयानी था, क्योंकि आरएसएस कहता है कि हमने तो वर्तमान रिजर्वेशन के बारे में कुछ कहा नहीं, जो अपने आप में कड़ा शब्द है, कुछ हद तक गलत था, क्योंकि वस्तुस्थिति के बारे में वो बयान देता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या आप नहीं मानेंगे कि मोहन भागवत साहब के इस बयान में, अंग्रेजी में एक जुमला है, हैज सेट द कैट अमंग्स द पिजन्स, जिस तरह से लालू इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, लालू जी तो मुद्दे को उठाएंगे क्योंकि लालू जी के पास और कुछ है नहीं, इसलिए उसकी चिंता हमको नहीं है। लेकिन जिस दिन ये टिप्पणी आई थी, पार्टी की ओर से इसको मैंने ही पहले स्पष्ट किया था
कि बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि हम आरक्षण पर पुनर्विचार के पक्षधर नहीं हैं, हम आरक्षण के समर्थक हैं। यह भी बात कही गई थी कि जो वर्ग आरक्षण से बाहर हैं उनके विकास के कुछ सुझाव आते हैं, उनका स्वागत है। अमित शाह जी ने पटना में, बिहार में कर दिया, कल अरुण जेटली जी ने इसी होटल में किया, आज राजनाथ जी ने हर पब्लिक मीटिंग में कर दिया। तो जब हमने अपनी बात कह दी, स्पष्ट कर दिया बीजेपी का क्या स्टैंड है, और देखिए आज से नहीं, बीजेपी सोशल इंक्लूजन, इंपावरमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज की बात बहुत आराम से कर रही है। अंत्योदय का कॉन्सेप्ट दीनदयाल उपाध्याय ने रखा था हमारे सामने, आपको मालूम है। हमारी सरकारों ने काफी काम किया है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कर्पूरी जी से सीख लेकर करके। इसलिए हमारे मन में इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब उन्होंने एक ब्रॉड सेंस में जो भी कहा, उनका पूरा स्टेटमेंट देखिए तो वो स्वर नहीं निकलता है। संघ से क्लैरिफाई हो गया तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। एज फार एज द बीजेपी स्टैंड इज कंसर्न, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण जेटली, राजनाथ जी, रविशंकर प्रसाद इस विषय को कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। हम सब लोग जो बाहर से चुनाव देख रहे हैं, हमें ये लगता है कि बीजेपी को सुशील मोदी पे, रविशंकर प्रसाद पे, नंदकिशोर यादव पे भरोसा नहीं है या कम भरोसा है। जीतन राम मांझी, पप्पू यादव, ओवैसी, मुलायम सिंह यादव, इन पे भरोसा है कि वो उनके लिए लड़ाई जीत देंगे। शायद यही वजह है कि टिकटों में इतनी नाराजगी है, शायद यही वजह है कि राजकुमार सिंह जैसे लोग खुल के सामने आके बोलने लगे हैं। जब भी हम पार्टी की टिकट देते हैं, और मैं बहुत दिनों छात्र जीवन से एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, तो एक जगह पर 5-6 लोग दावेदार बनते हैं, तो टिकट तो एक को मिलेगा तो बाकी नाराज होंगे। मैं आरके सिंह की बड़ी व्यक्तिगत इज्जत करता हूं, होम सेक्रेटरी से रिटायर हुए, आरा से कैंडिडेट होकर एमपी हो गए। उनको टिकट देते समय हमने आरा के कई प्रामाणिक कार्यकर्ताओं की हत्या की नहीं की, आप मुझे बताइए, लेकिन उनका सम्मान किया, उनको देना चाहिए। तो उस समय हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिनका टिकट कटा, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि रविशंकर जी आपने कल रिटायर हुए ब्यूरोक्रेट को एमपी बना रहे हैं और मैं 50 साल से पार्टी का झंडा ढो रहा हूं, आज मोदी जी का समय है तो आप हमें टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी सवाल आपको सोचना पड़ेगा। नहीं मगर अरे मैं मुझे कंप्लीट कर दीजिए आप। हाँ। मैं ये पैसे वाली बात की बिल्कुल, इसको मैं डिनाई करता हूं, ये बिल्कुल गलत है। और आज मैं इतना ही कह सकता हूं, अगर बाबू आरके सिंह को कुछ शिकायत थी, हम उनका सम्मान करते हैं, तो पार्टी के अंदर उनको बात करना चाहिए था। पब्लिकली बोलना कितना उचित है, वो पार्टी में नए आए हैं, वरिष्ठ रहे हैं, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, लेकिन इसको पब्लिकली बोलना और रिपीटेडली बोलना ये कितना ठीक है, ये मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं। नहीं, कहीं आपको ये नहीं लगता कि पार्टी की जो एक इंटरनल डिसिप्लिन थी वो धीरे धीरे इरोड कर गई और फिर 2014 में पार्टी वाज एबल टू पेपर इट ओवर, लेकिन उसके बाद फिर से ये डिफरेंसेस आ रही हैं। और ये केवल ये चुनाव नहीं है, इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं स्टेट्स में, ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहे, ऐसे एम्बैरेसमेंट्स होते रहे, तो इससे पार्टी को तो कोई नहीं फायदा हो रहा। तो ये लाइन क्यों नहीं खींची जा रही है? देखिए, ये लाइन हम खींचते हैं और जो इससे बाहर जाते हैं, आज आपने देखा मैं पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, लेकिन आज मैंने पीड़ा अपनी आरके सिंह का दोबारा स्टेटमेंट सुनकर मैंने भी मीडिया पर पहली बार बोला है कि नहीं बोला है, और मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। आई एम लीविंग हिज टू हिज कॉन्शियंस कि ये कितना उचित है। लेकिन हां, जब पार्टी आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इस तरह की चिंता होती है। हमारे पार्टी के अंदर ये क्षमता है कि हम उस चिंता को संभालते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे अवश्य कहूंगा कि जब मैंने जो पहले कहा कि एक स्थान पर एक विनेबिलिटी फैक्टर आता है, अब हमारे साथ मांझी जी हैं, रामविलास जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, हमने उन सबों को टिकट दिया है। अब उनको टिकट दिया है तो वहां पर हमारे कई अच्छे कार्यकर्ता नहीं लड़ पा रहे हैं। मुझे मालूम है उन लोगों ने कितनी लाठियां खाई हैं, पार्टी को फैलाने के लिए कितना काम किया है, तो उनके अंदर में वो एक विषाद आता है, एक चिंता आती है। अब जैसे बताऊं कि मैं परसों से समस्तीपुर बैठने जा रहा हूं, समस्तीपुर, दरभंगा, आपके झंझारपुर, मधुबनी, हम और नड्डा जी 8-10 दिन अब उधर ही रहेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नीचे गांव तक जाऊंगा, उनको संभालूंगा, थोड़ा उनके गाल सहलाऊंगा, चलो मेरे यार काफी निकल गए हैं। तो ये परिवार की एक परंपरा है, उसमें हम ठीक करते हैं। आपके सुझाव को मैं कंचन जी यही लूंगा कि हमें और सुधार करना है
और हम सजग हैं उसके बारे में। क्या आज आपको लगता है, अब जब आप लोग अलग हो गए हैं और पार्लियामेंट्री इलेक्शन ने प्रूव किया कि उनका अलग जाना आपके लिए फायदेमंद था, आपको कोई रिग्रेट है कि जिस समय वो डिनर कैंसिल हुआ था और ये चेक वापस हुआ था, वो गलत किया था, पार्टी ने उसी समय उनको डिसाइड करना चाहिए था, गठबंधन धर्म अलग की बात है। दूसरी चीज, आप अगर उसको रिग्रेट मानते हैं तो क्या आरके सिंह के खिलाफ कोई नया एक्शन होना, उनके विवेक पे छोड़ देना जैसे नीतीश जी के विवेक पे छोड़ा था, आज फिर से पार्टी कोई और अपने लिए गलती कर रही है? देखिए, दो बातें कहनी है। जो आपने भोजन की बात कही ना, इसी मौर्या होटल में 2010 में हम लोग की नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, आप आए थे उसको कवर करने के लिए। अरविंद जी, शेष नारायण जी, मैं 95 से बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूं, और अगर हम कांग्रेस के राज में भी हमारी वर्किंग कमेटी होती थी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हमें चाय पर बुलाते थे। अटल जी हैं, अडवाणी जी हैं, 5-6 मुख्यमंत्री हैं। यहां हमारे कंधों पर नीतीश कुमार है, उन्होंने कह दिया खाना खाने आना है तो आइए, नरेंद्र मोदी को हटा के आइए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप समझ सकते हैं। अब आपने पूछा आपने तोड़ा क्यों नहीं? बिहार के लिए नहीं तोड़ा कि जंगल राज लौट नहीं आए, इसलिए ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी बात, क्या आपको नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई रिग्रेट है? देखिए, हम रिश्ते निभाते हैं। रिग्रेट है कि आपने पहले नहीं तोड़ा, मैंने उल्टा तो वो तो मैंने बता दिया कि बिहार के लिए नहीं तोड़ा, बिहार के विकास के लिए नहीं तोड़ा, जंगल राज आ सकता था। अब आरके सिंह की बात कहा जाए, उनको इतना इंपॉर्टेंस देने की बात नहीं है, उसके बारे में पार्टी जो देखना होगा देखी, क्योंकि आपने उनको दोबारा स्टेटमेंट दिखाया बार बार, तो इससे मुझे पीड़ा हुई। इसलिए पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में आज पहली बार मैंने अपनी पीड़ा जब जाहिर की है कि शायद उनको बोलना था तो अंदर बोल सकते थे, अंदर में गुंजाइश होती है सुधारने की। हर चीज बाहर जाए, शायद ये बीजेपी की संस्कृति नहीं है। जी, और आइए अब रुक करते हैं हम कार्यक्रम के अगले हिस्से का, अगले सवाल का। बिहार चुनाव में नेताओं की भाषा को क्या हो गया है? बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। वो कौन अथी करके आए हैं, तपेस्वा करके आए हैं? अपना बताइए ना, जेल में काट के आए हैं, मर्डर करके आए हैं, तो जलाद है ना जो मर्डर किया, लाखों करोड़ों मर्डर कर दिया लोगों को, हजारों लोगों को, तो वो जलाद है, अमित शाह जलाद। अमित शाह को भारत ही नहीं दुनिया जानती है कि गुजरात के दंगा में नरभक्षी के रूप में विख्यात हुए थे। नरभक्षी एक जैसे फिल्मी एक्टरों में जोकर टाइप का होता है ना, मैं समझती हूँ उनके बयान ऐसे आते हैं, गंभीर बयान नहीं आते हैं। जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं चाहूंगा रविशंकर जी कि आप ये कहें कि वो लोग कहते हैं इसलिए हमारी तरफ से ऐसी बयान आई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके ही पार्टी के ऑफिस से आरएलएसपी के नेता अरुण कुमार नीतीश कुमार के लिए कहता है कि मैं उनकी छाती फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। बड़ा प्रश्न यहां पर यह कि एक भी वरिष्ठ नेता की आलोचना नहीं आई बीजेपी की तरफ से। और यही नहीं, अभी साध्वी जी यहां पे दिखाई दे रही हैं। आप जानते हैं कि उनका क्या योगदान था दिल्ली चुनावों में, उनके रामजादे। आप लालू जी के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मैं वही देखा, आप वही तर्क दे रहे हैं। अब आप तर्क क्या दे रहे हैं? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपकी सोच क्या है, क्षमा करिए, आप मेरी भाषा जानते हैं कि मेरी भाषा का संयम होता है। बिल्कुल, आपकी भाषा वही, और लालू जी पे आपने कुछ नहीं कहा। हाँ, नहीं हमने दिखाई पड़ा है। हाँ, नहीं, बड़ा प्रश्न है कि लालू जी से हमने भी वही सवाल किया था, मगर ये सवाल अब मेरा आपसे है कि साध्वी जी को अब यहां लाने की क्या जरूरत है? उनका हम योगदान दिल्ली में देख चुके हैं, दोहराव पैदा करने वाले बयान, क्या जरूरी है? क्या इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए? देखिए, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही तो आज बहुत विनम्रता से अभिषार शर्मा जी मैं बताऊंगा कि लालू प्रसाद जी को 5 साल की सजा हो गई है, चारा घोटाले में हुई है। अब आप उसको किस भाषा में बोलेंगे? चोर। एक मिनट। और उनके ऊपर यही सिद्ध हुआ है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चारा की चोरी को सहयोग किया। यही तो चार्ज था, कॉन्स्पिरेसी 120B। अब रविशंकर जी से आप कितने मुंह खुलवाइएगा? तो जो उनके ऊपर आरोप था वो वही था जो बात कही गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या कहा गया? अब उनकी शब्दों पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि वही सारा सीबीआई ने जो मोटिवेटेड चार्जशीट किया था उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो कोर्ट महाराष्ट्र की कोर्ट थी, आप भी जानते हैं, गुजरात की कोर्ट नहीं थी। तो ये आपके सामने है। निरंजना पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए वो अति पिछले परिवार से आती है,
लेकिन उनको प्रचार करने का अधिकार है और बिहार के बहुत से दबे कुचले लोग उसकी आवाज सुनना चाहते हैं और आप उसको अपनी बात कहने नहीं देंगे, ये कितना उचित है? अगर उन्होंने लालू प्रसाद, उसने एक पॉलिटिकल कमेंट किया है, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहे हैं, पति पत्नी 15 साल राज किए हैं, क्या भाषा के प्रयोग की गई है? लेकिन आपके इस सवाल से मैं एग्री नहीं करता हूं कि साध्वी निरंजना एक बहुत अति पिछड़े मल्लाह परिवार से आती है, भले उसकी भाषा में वो शालीनता नहीं होगी जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, उसको बिहार में प्रचार करने का अधिकार नहीं है, ये मैं आपसे एग्री नहीं करता। और अब हम रुक करते हैं अपने कार्यक्रम के अगले बड़े सवाल का। बिहार में बीजेपी के पास क्या कोई चेहरा है? लालू जी समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? वो अब नहीं होने वाला है। 1990 का बिहार नहीं है। बिहार में कोई एनडीए का मुख्यमंत्री सबर नहीं होगा। पहली बात, ये कई बार हुआ है कि चुनाव के बाद हम लोग मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं और पार्टी को लेकर इसमें कोई विषय नहीं है। आप चेहरा इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद क्योंकि संभवतः नीतीश कुमार के कद का कोई नेता नहीं है। और चिंताजनक आंकड़ा मैं एक और आपको बताना चाहूंगा, एबीपी न्यूज नीलसन ने 6 महीने पहले बिहार में सबसे लोकप्रिय सियासत नेता का पोल कराया था, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी 63% के साथ और उनसे बहुत पीछे नीतीश कुमार थे। मगर जब जो ताजा सर्वे आया है, हमारा बिल्कुल आखिरी सर्वे, उसमें नीतीश आगे निकल गए हैं प्रधानमंत्री मोदी से सबसे लोकप्रिय नेता। एबीपी न्यूज नीलसन का यह सर्वे है। तो आप चेहरा इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं नीतीश कुमार का। देखिए, पहली बात, मैं आपने आरंभ में ही मेरे से कुछ सवाल पूछा था, तो चूंकि एक लाइव टीवी पर गया था तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इसमें कहीं नहीं हूं। मुख्यमंत्री की रेस में न मेरी कोई रुचि है, ये मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है। दूसरी बात मुझे कहनी है, पार्टी अपने विवेक पर अपना निर्णय क्यों नहीं करे? हमने महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं दिखाया, जीत गए। झारखंड में नहीं दिखाया, जीत गए। हरियाणा में नहीं दिखाया, जीत गए। कश्मीर में नहीं दिया, जीत गए। दिल्ली में दिखाया, हार गए। तो ये तो छोड़ दीजिए पार्टी के ऊपर। और जो आपने कहा नीतीश बाबू की तुलना में एक चेहरा नहीं है, उनसे कई योग्य लोग हमारे साथ हैं और उनका बड़ा चेहरा हमारे कंधों पर ही बना है, इसलिए हम क्षमतावान लोग हैं यहां पर। एक बात। दूसरी बात, आपने कही वो बहुत लोकप्रिय हैं, तो मुझे एक और याद आ गया, आपका निल्सन का ही सर्वे था कि दिल्ली के चुनाव में शीला दीक्षित सबसे आगे थी। नतीजा क्या हुआ आपने देखा है। इसलिए ये तो स्टैटिस्टिक्स की बात है, जमीनी हकीकत अपनी होती है। आप देखिएगा तो हम लोग कलेक्टिव रूप से लड़ रहे हैं और आपको बताने चाहूंगा, कई चेहरे आगे हैं, कई चेहरे पीछे हैं, सब साथ मिलकर चल रहे हैं, चिंता मत करिए। चलिए अगला सवाल। रवि जी, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है कि आप किसी को अनाउंस नहीं करें चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, ठीक है, वो आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि कोई मुख्यमंत्री जब होगा वो पिछड़ा ही होगा, तो क्या कोई चीफ मिनिस्टर पद की कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में आ गई है क्या? केंद्र में मंत्री अगरा हो सकता है, आप अपने आप को स्वयंभू बाहर कर लेते हैं, आप बड़े योग्य व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए कहते हैं, पिछड़े में भी आपके यहाँ योग्य हैं, लेकिन ये रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या फंडा है, ये जरा समझाएंगे? देखिए, आपको हम पहली बात कहना चाहूंगा, ये बात पूछी गई थी अरुण जेटली जी से भी, बाकी से मुझसे भी पूछी गई थी। ये गिरिराज जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा या पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और आइए अब रुक करते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी बड़े सवाल का। चुनाव में मोदी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। थोड़ा सा महंगाई रोकेगा, महंगाई ईमानदारी से बोलना भाई। जब पकड़ा हमसे महंगाई का नहीं रोका तो बोलता है कि हम पेट्रोल सस्ता कर दिया। तो पेट्रोल पिएगा आदमी की दाल पिएगा? तू अपना बीजेपी के पेट्रोल पिया? तो मैं तो आपके सामने सवाल छेड़ता हूं, अरे बिहार को कौन चलावेगा? बिहारी चलावेगा कि बाहरी चलावेगा, बताइए।
बिहारी चलाएगा कि बाहरी? तो अगर बिहारी चलावेगा तो हम तो है ठेठ बिहारी, आपकी सेवा करेंगे। नीतीश जी, आप कैसे देखते हैं जब दो बड़े चेहरे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं? माफ कीजिए रविशंकर प्रसाद जी, आप नीतीश जी के इस बयान को या लालू जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं जब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला होते रहता है? क्या ये आपके लिए रणनीति के लिहाज से अच्छा है या कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहली बात आप जान लीजिए, मुझे संतोष मिला कि नीतीश जी ने मुझे गैर बिहारी नहीं कहा। मुझे सुशील मोदी को, नंदकिशोर यादव को, मंगल पांडे को, शाहनवाज को, रूडी को, राधा मोहन सिंह को, सीपी ठाकुर को गैर बिहारी नहीं कहा, इतनी इज्जत बख्श दी। देखिए अब विशाल जी, कौन मुद्दा बना रहा है नरेंद्र मोदी का? ये मुद्दा नरेंद्र मोदी जी हैं। नीतीश जी ने तोड़ा, हमसे अलग किया नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। इसी होटल में खाना नहीं खाएंगे मोदी जी के नाम पर। कोसी के फ्लड के लिए 5 करोड़ की राशि आई, परेशानी में लोग दुश्मन भी साथ खड़े होते हैं। कहा नहीं, मोदी जी ने भेजा है, वह पैसा वापस कर दिया फ्लड्स के लिए। तो ये मुद्दा बनाया है इन लोगों ने। ये दोनों लोग चले थे नरेंद्र मोदी को अलग अलग रोकने के लिए। एक 40 में 2 हो गए लोकसभा में, एक 40 में 4 हो गए। तो हारे हुए, थके हुए, हताश लोग एक साथ हो गए। तो मुद्दा वो बना रहे हैं। मोदी जी बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा। पैकेज आया, उसका विरोध कर रहे हैं। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बिहार की जनता में नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, आपने घोषणा पत्र में साफगोही और बेबाकी से अपनी बात रखी। एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से घोषणा पत्र में एबीपी न्यूज खास मेहमान आपके सामने पेश करता रहा है और सामने भी पेश करता रहेगा। अभिसार शर्मा को इजाजत दीजिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में घोषणा पत्र में शरीक होने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद।